हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। पाठ 4 चैप्टर 4। तो इसमें जो है कि हम लोग कार्बनिक यौगिक, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि कार्बन की यौगिक को ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसको कार्बन की यौगिकों को ही हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब CH4 हमने लिख दिया, तो पूछा जाए कि ये कार्बनिक यौगिक है, तो हम कहते हैं हाँ कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है। कहा जाए NH3 ये कार्बनिक यौगिक है, तो कहते हैं कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि कार्बन ही नहीं है। लिख दें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कहेंगे कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। लेकिन अगर कह दिया जाए NH3 इंटू H2O, चाहे जो कुछ भी NH3 ये कार्बनिक यौगिक है, कह देंगे नहीं। जिसमें कार्बन रहेगा वही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कार्बन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें कि कार्बन क्या होता है, जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। वह फोर्थ जो है 14वें वर्ग में आता है और तीसरे आवर्त में आता है। कैसे? देखिए, कहने का मतलब एक कार्बन होता है, एक कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार मान लीजिए 12 होता है। मान लिया मतलब करीब अप्रॉक्सीमेट 12 ही होता है। इसका एक टाइम बैलेंस करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 यानी कि पता ये चला इससे कि यह P ब्लॉक में रहता है। किस ब्लॉक में? P ब्लॉक में। ब्लॉक कितने होते हैं? 4। इस चैप्टर के बाद हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे आवर्त सारणी में। सारी चीज आप लोग कन्फर्म की जाएगी कि कौन सा परमाणु किस वर्ग में किस आवर्त में रखा गया है। जब धातु जब पढ़ाया जा रहा था तो यहाँ पीरियोडिक टेबल लगा था, उसमें आपको N था, ऑक्सीजन था, वगैरह वगैरह बहुत सारे परमाणु थे। उसमें पता नहीं चलता था कौन परमाणु कहाँ है, कौन परमाणु कहाँ है। बट जब उस चैप्टर में हम लोग घुसेंगे हमको पता चल जाएगा कौन सा परमाणु किस वर्ग में किस आवर्त में रखा है। तो हालांकि यहाँ से बस ये सिर्फ जानिए कि इसका जो आवर्त होता है वो 2 होता है। आवर्त बराबर 2 और वर्ग बराबर 14 और वाय कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 4। वाय कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 4। 2 2 4। क्यों जोड़ेंगे? आगे वाली क्लास में लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी कार्बन के बारे में, जो कार्बन होता है वो एक अधातु है। क्या एक अधातु है? तो अगर ये अधातु है तो इसमें चालक का गुण नहीं होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं। दूसरी बात, ये परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। परमाणु भार 12 होता है, इलेक्ट्रॉन इसका 2,4 होता है। इसको एक टाइप ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 6 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ पे देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n, क्लास 9 से पढ़ेंगे। देखिए बराबर है तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में? 4। यहाँ पे 4 है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है। तो कार्बन के बारे में यही जानते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक अधातु होता है, इसमें धारक प्रवाह नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, परमाणु क्रमांक 12 होता है। ये सारी चीजें कार्बन के बारे में हम लोग पहले ही से ऑलरेडी जानते हैं कक्षा 9 में। इसके बाद आता है जो कार्बन के अपरूप होते हैं, वो कार्बन के 3 अपरूप आते हैं और भी एक्स्ट्रा अपरूप आते हैं। एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय रूप होता है। तो क्रिस्टल रूप का मतलब होता है जिसमें अरेंजमेंट एकदम निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। जैसे कहने का मतलब ये कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो क्रिस्टलीय रूप में है। देखिए अपरूप वैसे कई जगह कई बुक में लिखा रहता है कि कार्बन के सिर्फ 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। बट एक फ्लोरीन होता है, ये गेंद की जैसे इसकी संरचना होती है ना, गेंद जैसे इसकी संरचना होती है। ये फ्लोरीन है। हीरा को आप लोग जानते हैं, ग्रेफाइट को जानते हैं, जो पेंसिल के नोक में पाया जाता है वो ग्रेफाइट होता है। लेकिन इसमें एक बात है, ये अपर रूप है किसका? कार्बन के। तो कार्बन के कितने अपरूप हो गए? 3। कार्बन के अपरूप हो गए 3। तो कार्बन के कितने अपरूप होता है? हीरा, ग्रेफाइट है। इसमें देखिए हीरा जो होता है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अधातु इसमें धारक प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि हीरा है, इसमें धारक प्रवाह नहीं होगा। ग्रेफाइट है, इसमें देखिए धारक प्रवाह होता है, इसमें धारक प्रवाह होता है। अधातु होते भी यह ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा बहुत कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। लेकिन ग्रेफाइट एकदम नर्म होता है। ठीक है, इसमें ये बात है। फ्लोरीन भी एक प्रकार का जो इसका अपरूप है। तो कार्बन के हम लोग 3 अपरूप जान चुके हैं।
क्रिस्टलीय रूप में आते हैं, अक्रिस्टलीय रूप में कोक माने कोयला होता है, कास्ट चावल आते हैं, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह आते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अपरूप हो गए। अब बात आती है कि जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बन की यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक करते हैं। तो ये दो प्रकार के यौगिक आते हैं, कौन कौन? एक एलिफैटिक यौगिक, एक एरोमेटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक यानी मतलब इसका मतलब था खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। इसमें रहेंगे ये बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला और ये खुली श्रृंखला। देखिए आप, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको छोर मिल रही है 2 1 2 1 3 1 4, देखिए 2 3 4 जो सोचो कर, देखिए इधर भी अब पकड़ने वाला, इधर भी पकड़ने, दोनों तरफ छोर मिल रही है। जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं उसमें 2 छोर मिलती है, जिससे कहने का मतलब ये है आपके पास, इसमें भी एक छोर, इधर 2 पकड़ने के लिए एक छोर है। लेकिन अभी आपके पास रिंग ला दी जाए, रिंग भी मान लीजिए ये है, इसमें आप कोई छोर पकड़ने का है, ये छोर है कि ये छोर, आप कोई तरह से पकड़ सकते हैं। इसमें छोर नहीं है, इसमें छोर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ये मान लीजिए ये भी है, इसमें 2 छोर हैं, एक इधर के इधर पकड़ने के लिए छोर। तो ऐसे जो खुली श्रृंखला हो, वे जो खुली श्रृंखला होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक। जो बंद श्रृंखला होती है, देखिए बंद श्रृंखला हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक श्रृंखला। ठीक है, तो एरोमेटिक में बंद आता है, इसमें छोर नहीं पाए जाएंगे, एलिफैटिक में छोर पाए जाएंगे। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ये ऐसे भी होता है। देखिए एक बेंजीन को मैं समझा मान हूँ ऐसे, यह एक बेंजीन है, ठीक है, एक बेंजीन है, इसमें भी छोर नहीं पाई जाएगी। इसमें और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, CH2 CH2, ये CH2 ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे ले सकते हैं। यानी सिर्फ इससे मतलब ये है कि जो खुली श्रृंखला होती है जिसमें छोर पाई जाती है उसको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, जिसमें छोर नहीं पाई जाती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक बंद श्रृंखला होते हैं और एलिफैटिक खुली श्रृंखला होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि श्रृंखला का गुण, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, 1 मिनट के नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं श्रृंखलन का गुण। तो देखिए श्रृंखलन के गुण में जो है कि कार्बन एक ऐसा अधातु है जिसमें हजारों करोड़ों लाखों के श्रृंखलन होने का गुण होता है। श्रृंखलन होने का गुण का मतलब ये कि एक जो कार्बन है, क्या है? कार्बन है। इस कार्बन से आप कितने भी कार्बन जोड़ देंगे, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ऐसा परमाणु बहुत हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रृंखलित होने का गुण है। इधर भी जोड़ते चलिए, सी इधर भी जोड़ते जाइए, इधर भी जोड़ते चले जाइए, इधर भी जोड़ चलते जहाँ चाहे वहाँ। ये हमेशा चतुर्संयोजक यौगिक बनता है, हमेशा इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन जब भी रहेगा इसके 4 संयोजी होंगे, इसमें कोई मिक्स फिक्स एंगल नहीं होता है। तो ये हमेशा चतुर्संयोजी यौगिक बनाता है, कार्बन जो होता है चतुर्संयोजी यौगिक बनाता है। तो श्रृंखला होने का गुण मतलब कि ये हमेशा श्रृंखला होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन? कार्बन, क्योंकि इसमें बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस श्रृंखला बहुत लंबी तक जाती हैं। इसके बाद इसमें आता है हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। देखिएगा जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बन, नहीं हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त में एकल बंध आता है, एकल बंध आते हैं, इसका फार्मूला आता है CnH2n+2। असंतृप्त यौगिक में द्विबंध आते हैं और त्रिबंध भी आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, इसमें द्विबंध। इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n, इसको होता है CnH2n-2। ऐसा भी इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या है, किसके फार्मूले हैं। ये एल्केन का फार्मूला है, किसका फार्मूला है? एल्केन का। और ये है एल्कीन का, और ये है एल्काइन का। यानी कि
एन इन आइन, एल्क 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 सब में एल्क है, एन इन आइन। कार्बन का दोगुना, इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 छोड़ देंगे, इसमें 2 मोड़ देंगे। इसकी चर्चा हम लोग बहुत आगे करेंगे, जैसे ही ये खत्म होता है वैसे आगे करेंगे। इसमें बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि एकल बंध में ऐसे कार्बन के परमाणु, इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एकल बंध होता है उसको हम बोलते हैं एकल बंध। संतृप्त यौगिक, जैसे देखिए ले देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। इसमें आपको यहाँ भी सिंगल बंड, यहाँ भी सिंगल बंड, यहाँ भी सिंगल बंड, हर जगह सिंगल बंड दिख रहा है, ठीक है, ठीक। तो सिंगल बंड हर जगह देखिए, इसमें एकल बंद हर जगह आपको एकल बंद दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ एकल बंद पाया जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बंद आ जाता है। जैसे कि मैं लिख दूं CH2 डबल बंद CH2, देखिए इसमें आपको डबल बंद दिख रहा है, डबल बंद। और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ CH ट्रिपल बंद CH। अब कैसे जानेंगे सही है गलत है, फार्मूले के हिसाब से, है ना। इसमें आपको देखने को मिला ट्रिपल बंद, इसमें आपको देखने को मिला डबल बंद। यानी कि जहां पर डबल बंद आ जाएंगे और ट्रिपल बंद आ जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जहां सिर्फ एकल बंद आएगा उसको बोलेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बंद में डबल बंद, ट्रिपल बंद असंतृप्त, सिंगल बंद में असंतृप्त, ठीक है। इसमें और सारे एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 CHCl CH3, है ना। इसमें भी और सारे ले सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बंद CH डबल बंद CH2। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम लोग इसी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम या नेमी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग इसी के जस्ट बाद पढ़ेंगे IPC नेम, बहुत ही खतरनाक IPC नेम है। यूपी बोर्ड हर बार 2 से 4 नंबर का जरूर पूछता है यूपी बोर्ड में। इस चैप्टर से 100% 2 से 4 नंबर कन्फर्म पूछेगा, तो इसको विधिवत पूर्वक पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए क्या करना है। सुनिए, तो ये हो गया एल्केन एल्किन एल्काइन हो गए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।